नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम मंथली अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी टीम ने काफी मेहनत करके खुद से प्रिपेयर किया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले सभी पार्ट्स मंथली अकाउंट के जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रीड कीजिए। मंथली अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। मंथली अकाउंट के नाम से ही पता चलता है कि जो मंथ के लास्ट में अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसको मंथली अकाउंट बोला जाता है और ये एक मंथ के अकाउंट हेड्स का बैलेंस होता है। इस अकाउंट में 3 कॉलम दिए गए हैं। सबसे पहला कॉलम मेजर हेड्स ऑफ अकाउंट, दूसरा कॉलम रिसीट्स और तीसरा कॉलम डिसबर्समेंट है। पहले कॉलम में मेजर हेड्स आ जाएंगे, दूसरा कॉलम रिसीट्स है और रिसीट्स क्रेडिट से शो की जाती है, तो जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा उन सभी का प्लस करके इस कॉलम में आएगा। डिसबर्समेंट यानी कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को हम डेबिट से शो करते हैं, तो सभी डेबिट का एडिशन करके इस कॉलम में आएगा। फर्दर हम इसको और डिटेल में भी समझेंगे। अब देखिए 0 से शुरू होने वाले हेड और 1 से शुरू होने वाले हेड रिसीट हेड होते हैं। तो इस मंथली अकाउंट में 0021 तक रिसीट हेड है, तो उनकी अमाउंट को हमने रिसीट में लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए मिसलेनियस हेड्स नजर आ रहे हैं आपको। मिसलेनियस हेड में हम इनकम टैक्स की रिकवरी, जीपीएफ की रिकवरी, जीआईएस की रिकवरी जैसे छोटी मोटी रिसीट से संबंधित जो हेड्स हैं उनको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमें पता है कि 2 या 3 से शुरू होने वाले हेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड होते हैं और हमारे पास 2059 पब्लिक वर्क्स का हेड है, तो ये एक्सपेंडिचर हेड है, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो डिसबर्समेंट में आएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेंडिचर हेड में से एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, तो उस वक्त हमने इसको रिसीट हेड में पोस्ट नहीं कर देना है। हमने उनका प्लस माइनस करके जो नेट बैलेंस निकलता है उसको डिसबर्समेंट में ही पोस्ट करना है। जैसे हमने प्लस माइनस करके हमारे पास -7650 आया, हमने वही लिखा है। उसके बाद देखिए कैपिटल हेड शुरू हो रहे हैं। कैपिटल हेड भी सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेड की तरह ही लिखे जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कई बार हम एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हैं, तो उनका भी प्लस माइनस करके नेट बैलेंस जो है एक्सपेंडिचर में ही लिखा जाना है। इसके बाद देखिए 7610 है हमारे पास हेड। लोन्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय 8443 सिविल डिपॉजिट है, तो इन हेड्स को डेबिट और क्रेडिट सेपरेटली हमने कैलकुलेट करना होता है। जो भी डेबिट वाली अमाउंट का एडिशन करके अमाउंट आएगी उनको डिसबर्समेंट में लिखना है और जो क्रेडिट बैलेंस की एडिशन करके टोटल अमाउंट आएगी उसको रिसीट में लिखना है। अब जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जिन मेजर हेड्स के डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखने होते हैं, उन हेड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आप ऐसी फेस करोगे कि उसको अगर आपने अच्छे से अभी नहीं समझा तो एग्जाम में गलत जरूर करोगे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिन मेजर हेड्स के हमने डेबिट क्रेडिट दोनों लिखने होते हैं, उनमें हमने डेबिट को कई बार रिड्यूस करना होता है या क्रेडिट को हमने रिड्यूस करना होता है। तो अगर हमने डेबिट को रिड्यूस करने के लिए जिस अमाउंट को हमने रिड्यूस करना है उसको क्रेडिट कर दिया, तो जब हम इसका टोटल लगाएंगे, मंथली अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो उसका बैलेंस जो है डेबिट वाला गलत हो जाएगा, वो बैलेंस रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने जो बैलेंस डेबिट है उसको पहले प्लस करेंगे और उसको डेबिट में लिख देंगे, डिसबर्समेंट में लिख देंगे और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस का टोटल लगाएंगे और रिसीट्स में लिख देंगे। पर अभी देखिए आपने एक अमाउंट तो ऐसी थी जिसको आपने डेबिट में से रिड्यूस करना था और उसको क्रेडिट करके लिख लिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं हम। इसमें हमने लिखना होता है, अगर हमने जिन हेड्स को दोनों साइड में लिखना है, डेबिट में और क्रेडिट में, उनको रिड्यूस करने के लिए अगर हमने डेबिट को रिड्यूस करना है तो हम उसको माइनस डेबिट करेंगे और क्रेडिट को रिड्यूस करना है तो हम उसको माइनस क्रेडिट करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम आप 2 मेजर हेड्स में फेस करोगे, एक तो 8443 में और दूसरी प्रॉब्लम ऐसी ही फेस होगी आपकी 8658 मेजर हेड में।
तो अभी आपने इसको ध्यान में रखना है, आगे हम इसको जब समझेंगे तो आपको ये बात मेरी याद आ जाएगी, तो अच्छे से याद रहेगा फिर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8658 है, तो ये भी दोनों साइड में लिखना होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास हेड है 8782 रिमिटेंसेस। ये हेड हमें बताता है कि हमने कितना पैसा जो है ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया या कितना पैसा ट्रेजरी से विड्रॉल किया है। तो इस हेड को डेबिट या क्रेडिट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए पैसा ट्रेजरी से हमारे पास आया है, तो ट्रेजरी से हमारे पास पैसा कितने मेथड से आ सकता है। अगर हमने किसी को चेक इशू कर दिया, तो जब वो चेक को लगाएगा तो उसके पास पैसा आएगा, वो एक तरह से हमारे पास ही आता है। तो एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड हम खुद ट्रेजरी से विड्रॉल करें अपने लिए। तो ये दोनों मेथड से पैसे हमारे पास आते हैं। तो जब भी चेक इशू किया जाएगा या ट्रेजरी से विड्रॉल किया जाएगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे, रिसीट साइड में लिखेंगे। और जब भी हम चेक जो है डिपॉजिट करवाएंगे ट्रेजरी में या कैश डिपॉजिट कराएंगे ट्रेजरी में, तो पैसा हमारे पास से जाएगा, इसको हम डिसबर्समेंट यानी डेबिट करेंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज। एक्चुअल में अगर आपने ट्रायल बैलेंस कभी बनाया होगा तो आप देखोगे कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस हम क्रेडिट में पोस्ट करते हैं, और इस तरह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच हो जाता है। पर जब हम मंथली अकाउंट बनाते हैं तो हमने देखना है कि जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस का उसका डिफरेंस क्या है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अगर तो क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया होगा तो इसका मतलब हमारे पास से पैसा जो है चला गया है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है। तो हमारा जो मंथली अकाउंट है टैली नहीं करेगा, इसलिए जो पैसा हमारे पास से चला गया है उसको हम रिसीट साइड में पोस्ट कर देंगे, ताकि जो मंथली अकाउंट का रिसीट और डिसबर्समेंट का बैलेंस है वो टैली हो जाए। और अगर हमारे पास पैसा आया है, मतलब कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ज्यादा हो गया है ओपनिंग बैलेंस से, तो डिसबर्समेंट में इसको पोस्ट करेंगे ताकि जो बैलेंस है वो टैली हो जाए। अब स्क्रीन पर देखिए आपको क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन नजर आ रही है। जब भी एग्जाम में आपको मंथली अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें या तो आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया होगा और या तो आपको ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिया गया होगा। तो जो भी नहीं दिया गया है आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई भी फार्मूला याद करके नहीं रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि ये कैश बैलेंस है जो कि आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपके पास क्लोजिंग मंथली बैलेंस कितना होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस मंथ के लास्ट में कितना होगा, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप देखोगे कि जब ओपनिंग कैश बैलेंस है उसमें आप कैश पेमेंट कर सकते हो, कैश रिसीट आ सकती है, जब आपके पास कोई चेक पड़ा हुआ है तो उस चेक को आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो इस तरह से आपके जितने भी कैश के एलिमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं उनमें जहां तो एडिशन होगा और जहां तो उसमें कमी आएगी, तो इनका प्लस माइनस करके आपका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके पास है तो आपने देख लेना है कि प्लस माइनस करके ओपनिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस लेंगे, उसके बाद जितनी कैश रिसीट आई है उनको प्लस करेंगे, और जो बैलेंस हमने कैश बैलेंस जो है ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दिया है उसको माइनस करेंगे, जितनी हमने कैश से पेमेंट कर दी है वो भी माइनस करेंगे। जो हमारे पास सेल्फ चेक पड़ा हुआ था, जहाँ जो चेक हमने एज ए कैश ट्रीट किया था वो पड़ा हुआ है, उसको हमने डिपॉजिट करवाया है ट्रेजरी में या बैंक में, तो उसको भी माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर जो हमने चेक को ट्रीट किया है एज ए कैश बैलेंस, उसको फर्दर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ आया है और हमने उसको बैंक में ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो उसको हमने एक तो 8443 में क्रेडिट किया और दूसरा हमने उसको कैश बैलेंस में भी ऐड करना होता है अगर हमने डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो इसका मतलब हो गया जो भी हमारे पास रिसीट आती है पहले हमने उसको एज ए कैश रिसीट ट्रीट करना होता है। तो अगर मान लीजिए हमने उसी मंथ में उसको डिपॉजिट करवा दिया ट्रेजरी में, तो 8782 हेड को हम डेबिट भी करेंगे, मतलब हम रिसीट को दो हेड में
पोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आया है 8443 में क्रेडिट हुआ है और साथ ही 8782 में डेबिट भी हुआ है। ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन करने के बाद हमने कैलकुलेशन फॉर ईच हेड ऑफ अकाउंट करनी होती है। तो ये आप स्क्रीन पर देखिए कैसे हमने हेड को लिख लिया है सीरियल ऑर्डर्स में, और जो भी डेबिट क्रेडिट हमने इस कंसर्न हेड में पोस्ट करना है उसको करके जो बैलेंस आता है इस कैलकुलेशन शीट में हमने शो करना होता है। और उसके बाद जो मंथली अकाउंट हम पहले ही देख चुके हैं फॉर्मेट, उसमें हमने इन्हीं बैलेंसेस को पोस्ट करना होता है और उसका बैलेंस टैली करना होता है। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर मंथली अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019 ऑफ डिवीजन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, शो द कैलकुलेशन इन ए सेपरेट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल फिगर्स वर्क आउट अंडर ईच हेड ऑफ अकाउंट। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया है, इसमें कैश इन हैंड, चेक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सेल्फ चेक दिया गया है। इसको किसी भी हेड में क्लासिफाई नहीं करना है। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस का टोटल आ गया है 85,950। अब देखिए चेक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले महीने में कोई रिसीट आई होगी, चेक रिसीव किया गया होगा जिसको ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं करवाया गया है, तो अभी तक वो ओपनिंग कैश बैलेंस में पड़ा हुआ है। सेल्फ चेक होता है जब हम ट्रेजरी से कोई चेक राइट करते हैं विड्रॉ करने के लिए, पर उसको ट्रेजरी से अभी तक हमने विड्रॉल करके कैश में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो सेल्फ चेक भी एक तरह से कैश की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग पहले ही लेजर में कर ली जाती है जब चेक को लिखा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के पार्ट ए में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया था, पार्ट बी में दिया गया है कैश रिसीट्स ड्यूरिंग द मंथ। इसमें फर्स्ट दिया गया है लाइसेंस फीस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्टाफ क्वार्टर्स, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से संबंधित रिसीट है, इसको 0216 में क्रेडिट किया जाएगा। अब देखिए जब गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई रिसीट एज ए रेंट प्राप्त होती है तो उसको लाइसेंस फीस बोलते हैं, और प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट पर्पस के लिए अगर कोई रिसीट बिल्डिंग से प्राप्त होती है तो उसको रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जनरलपुर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है ये हम पहले ही सीख चुके हैं इस मंथली अकाउंट की पार्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो में, तो अब जल्दी से हम सिर्फ क्लासिफिकेशन रीड करेंगे। रेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गेस्ट हाउस क्रेडिट किया जाएगा 0059 में, रेंट ऑफ इंस्पेक्शन बंगला क्रेडिट किया जाएगा 0059 में, ऑक्यूपेशन फी ऑफ CPWD इंस्पेक्शन बंगला रिकवर्ड फ्रॉम ट्रैवलर्स क्रेडिट किया जाएगा 0059 में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से समझिएगा। डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम नवोदय विद्यालय समिति फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्कूल बिल्डिंग। अब देखिए स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ये डिपॉजिट रिसीव किया गया है, तो जब डिपॉजिट रिसीव किया जाता है हमने पहले ही पढ़ा है कि इसको क्रेडिट किया जाता है 8443 में। पर यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, डिपॉजिट वर्क के रिलेटेड जब काम किया जाता है तो किए गए काम पर डिपार्टमेंटल चार्जेस रिकवर करने होते हैं। डिपॉजिट वर्क की टोटल कॉस्ट अगर तो 1 लाख तक होती है तो डिपार्टमेंटल चार्जेस ज्यादा होते हैं, और 1 लाख से ज्यादा होने पर कॉस्ट डिपार्टमेंटल चार्जेस कम लगते हैं। तो जो डिपॉजिट रिसीव किया गया है इससे हमें डिपॉजिट वर्क की एक्चुअल कॉस्ट तो पता नहीं चल रही है, पर एक अंदाजा लग जाता है कि अगर डिपॉजिट ही 1,10,000 का है तो इसका मतलब कॉस्ट भी 1 लाख से ज्यादा आएगी। तो हम जब एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं दी गई होगी तो हम अज्यूम करेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा है। हम इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम किया जाता है कि इस डिपॉजिट वर्क की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख से कम है, और जो डिपार्टमेंटल चार्जेस लगाने होते हैं वो हमने डिपॉजिट पर नहीं लगाने हैं, डिपार्टमेंटल चार्जेस लगाने होते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन पर, वो भी हम आगे डिटेल में रीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिन कम लाइब्रेरी ब्लॉक, ये भी डिपॉजिट है तो इसको भी 8443 में क्रेडिट किया जाएगा। लाइब्रेरी ब्लॉक देखकर मेडिकल फंक्शन या एजुकेशन फंक्शन में क्रेडिट मत कर देना। नेक्स्ट है रिसीट ऑन बिहाफ ऑफ अदर डिवीजन, क्रेडिट किया जाएगा 8443 में ही। अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर
8443 में क्रेडिट किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन फेवर ऑफ डिविजनल इंजीनियरिंग क्रेडिट किया जाएगा 8443 में। सेल ऑफ टेंडर फॉर्म्स क्रेडिट किया जाएगा 0059 में। इनकम है पब्लिक वर्क फंक्शन की। सेल ऑफ एक्टिवेटेड स्टोन्स क्रेडिटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो जो वर्क साइट से खुदाई के टाइम स्टोन्स मिले हैं उनकी सेल से प्राप्त अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वर्क को ही। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंक्शन से रिलेटेड मेजर हेड 4210 में क्रेडिट किया जाएगा और इसको इन्होंने पहले ही लिख दिया है क्रेडिटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मटेरियल सप्लाइड फॉर मेजर वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल सप्लाई किया गया था उसकी रिकवरी की गई है। तो जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल की रिकवरी की जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर बिल में याद करिए 8A में इसकी फिगर आती थी, तो वर्क का एक्सपेंडिचर ही रिड्यूस किया जाएगा, तो 4210 को ही क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेल प्रोसीड ऑफ डिसमेंटल मटेरियल फ्रॉम मेजर वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज, इस अमाउंट से भी वर्क की कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो 4210 में ही क्रेडिट किया जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ डिसमेंटल मटेरियल फ्रॉम मेजर वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग 4216 को क्रेडिट किया जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ टूल एंड प्लांट ऑफ जनरल यूज 0059 में क्रेडिट किया जाएगा। सेल प्रोसीड ऑफ सीमेंट सोल्ड फ्रॉम स्टॉक फॉर ₹2200, तो देखिए जब पब्लिक वर्क स्टोर से किसी मटेरियल को सेल किया जाता है तो अगर तो वो वर्क को भेजा जाता है तो कोई भी सुपरविजन चार्जेस नहीं लगाने होते हैं, पर अगर वो बोनाफाइड यूज फॉर वर्क नहीं होता है तो जब भी स्टोर से स्टॉक को इश्यू किया जाता है तो उस पर 10% सुपरविजन चार्जेस लगाने होते हैं। तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये सेल वर्क के लिए नहीं की गई है तो इसके लिए 2200 में 10% सुपरविजन चार्जेस भी इंक्लूडेड है और सुपरविजन चार्जेस पब्लिक वर्क फंक्शन की रिसीट होती है जो कि इसमें कैलकुलेशन करके हमें पता चला 200 है, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा 0059 में। और 2000 का स्टॉक मूव हुआ है तो स्टॉक की मूवमेंट करने के लिए जब स्टॉक आता है तो डेबिट होता है 2059 में, अब स्टॉक गया है तो क्रेडिट किया जाएगा 2059 में। नेक्स्ट है हायर चार्जेस ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स 0059 में क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि इनकम है पब्लिक वर्क फंक्शन की। हायर चार्जेस ऑफ टूल एंड प्लांट ये भी इनकम है। कंपनसेशन पेबल अंडर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट रिसीव्ड, तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्टर से इस एक्ट के अंडर अमाउंट रिसीव की जाती है एज ए कंपनसेशन देने के लिए तो उसको 8443 में क्रेडिट किया जाता है एक डिपॉजिट की तरह ही, और जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो 8443 को ही डेबिट कर दिया जाएगा। मिसलेनियस रेवेन्यू रिसीट्स, तो इस रिसीट को किस हेड में क्रेडिट किया जाएगा अपने माइंड में सोचिए, तो इसको 0059 में क्रेडिट किया जाएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डिवीजन फॉर स्टोर टू बी सप्लाइड टू दैट डिवीजन, तो अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। वैसे पिछले वाले पार्ट्स में आप इसको समझ चुके हैं पर फिर भी हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं। तो जब एडवांस आ जाता है अदर डिवीजन से उसको हमने बुक करना होता है 2059 पब्लिक वर्क सस्पेंस और सब हेड स्टोर और सर्विस रेंडर्ड में, पर जब हम मंथली अकाउंट में बुक करते हैं तो क्रेडिट किया जाएगा 2059 को। अब देखिए जब मटेरियल को इश्यू कर देंगे तो जो एडवांस हमने बुक किया है स्टोर सर्विस रेंडर्ड में उसको खत्म करना है, तो 2059 स्टोर सर्विस रेंडर्ड को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करना है स्टॉक को। तो स्टॉक की फुल क्लासिफिकेशन पहले भी आपने समझी हुई है, हम फिर से बोल देते हैं 2059 पब्लिक वर्क सस्पेंस और सब हेड है स्टॉक। तो इस तरह से अभी तो सिर्फ क्रेडिट 2059 हो रहा है और जब स्टॉक हम सप्लाई कर देंगे तो डेबिट 2059 और क्रेडिट 2059 होगा। अब नेक्स्ट देखिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम अदर डिवीजन टुवर्ड्स कैश सेटलमेंट सस्पेंस बिल, तो इसकी क्लासिफिकेशन क्रेडिट करेंगे 8658 में। अब देखिए हम पार्ट बी को रीड कर रहे थे जो कि कैश रिसीट से रिलेटेड थी,
तो हमने क्या करना है कि इन सभी कैश रिसीट्स का टोटल कर लेना है वर्किंग नोट में ही, और हमारा टोटल आ रहा है 3,60,900 रुपए। और अगर तो नेक्स्ट दे दिया जाए कि सारी की सारी कैश रिसीट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो हम डेबिट कर देंगे इस अमाउंट को 8782 में। और अगर नहीं कहा जाए कि बैंक में डिपॉजिट किया गया है, तो जिस केस में बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया होगा, हम इसको ओपनिंग बैलेंस में प्लस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। और अगर डिपॉजिट कर दिया है तो पहले हम इसको प्लस करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे। इसका मतलब हम बैंक में डिपॉजिट करने के केस में इसकी ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त नहीं भी कर सकते हैं। अब हमने जो रेड इंक में नोट दिया है उसको समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डेट दे देते हैं कि इस अमाउंट को रियलाइज तो किया गया इस मंथ में, पर बैंक में डिपॉजिट किया गया नेक्स्ट मंथ में। पर हमने देखना है जिस भी मंथ में रियलाइज किया गया है उसी मंथ के मंथली अकाउंट में हमने इसकी ट्रांजैक्शन को बुक करना है। पार्ट सी में आ जाइए, कैश पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ। एडवर्टीजमेंट चार्जेस दिए गए हैं, डेबिट करेंगे 2059 में। रेलवे फ्रेट एंड डैमरेज चार्जेस डेबिट करेंगे 2059 में। परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी डेबिट करेंगे 2059 में। रेंट पेड फॉर ऑफिस अकोमोडेशन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफिस डेबिट करेंगे 2059 में। रेंट ऑफ बिल्डिंग हायर्ड ऑन लीज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस डेबिट करेंगे 2216 में। सैलरी ऑफ लिफ्टमैन और स्वीपर्स डेबिट करेंगे 2059 में। वेजेस ऑफ चौकीदार डेबिट करेंगे 2059 में। डिसबर्समेंट ऑन कैजुअल लेबर ऑन माइनर वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड एज डिपॉजिट वर्क डेबिट करेंगे 8443 में। कन्वेंस चार्जेस टू स्टाफ डेबिट करेंगे 2059 में। वुड फॉर रिपेयर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग डेबिट करेंगे 2216 में। रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर डेबिट करेंगे 2059 में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीमेंट फॉर रेलवे स्टेशन टू स्टोर्स गोडाउन डेबिट करेंगे 2059 में। कार्टेज फॉर ट्रांसफरिंग सरप्लस मटेरियल फ्रॉम साइट ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर टू स्टॉक डेबिट करेंगे 4216 में। इसका आपको रूल याद होगा, जब हमने वर्क अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था कि जब भी वर्क से स्टॉक को स्टोर में वापस लिया जाता है तो कार्टेज और कैरीज की कॉस्ट वर्क को ही डेबिट करनी होती है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर वर्क है, तो उस वर्क का हेड है 4216, उसको हमने डेबिट कर दिया है। कैश लॉस्ट बाय असिस्टेंट इंजीनियर, तो मिसलेनियस वर्क एडवांस सब हेड में हमने इसको डेबिट करना होता है, तो डेबिट कर दिया जाएगा 2059 मेजर हेड में। एग्जाम में सॉल्व करते वक्त आपने जब भी ऐसे पेमेंट कैश पेमेंट्स दी गई हो इसका भी टोटल लगा के रख लेना है। तो इसका टोटल आ गया 70700, ताकि जब आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हो तो आपको अलग अलग से इनका टोटल ना लगाना पड़े। तो टोटल ऑफ कैश पेमेंट्स है, तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है तो इनको ओपनिंग बैलेंस में माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट बाय चेक्स। अब आपने एक बात याद रखनी है कि चेक की जो अमाउंट्स होती है उसको हमने 8782 में क्रेडिट करना होता है। 8782 में क्या क्रेडिट किया जाता है, जब भी हमने कैश विड्रॉल करना है ट्रेजरी से या चेक इशू कर दिया जिसको हम ट्रीट करते हैं कि हमने कैश विड्रॉल किया और फिर उसकी कैश से पेमेंट कर दी, इस तरह से 8782 क्रेडिट हो जाएगा। हमने सभी चेक्स की अमाउंट को कैलकुलेट करके उनका टोटल लगा के पहले ही रख लिया है, जो 8,50,460 आ रहा है, और हमने टोटल अमाउंट को पहले ही क्रेडिट करके लिख लिया ताकि जब हम पोस्टिंग करने लगे कैलकुलेशन फॉर ईच हेड ऑफ अकाउंट में तो इजी हो जाए। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लिया जाता है 8443 में, तो रिफंड करेंगे तो डेबिट करेंगे 8443 को। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल आफ्टर डिडक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, तो अमाउंट दी गई है 1,95,000। इस ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें समझना होगा कि 1,95,000 है क्या। तो देखिए, जो कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट थी
उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% माइनस करके 1,95,000 आया है। तो इसका मतलब है 1,95,000 चेक की अमाउंट है। और हमें देखिए चेक की अमाउंट भी रिक्वायर्ड होती है, तो आपने ऐसा करना है, राइट साइड में एक कॉलम बना लीजिए चेक की अमाउंट्स का, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजी हो जाए चेक की अमाउंट का टोटल लगाने के लिए। अब देखिए 1,95,000 चेक की अमाउंट है, तो हम 1,95,000 को ग्रॉस अमाउंट बनाएंगे पहले। तो 1,95,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 97.5, तो 2 लाख आ जाएगा। उसको हम डेबिट करेंगे 4216 में, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट है 5,000 की, उसको क्रेडिट करेंगे 8443 में। अब देखिए 4216 में 2 लाख को डेबिट क्यों किया गया है? चेक की अमाउंट चाहे कम हो गई है सिक्योरिटी डिपॉजिट की रिकवरी करने की वजह से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख का है, इसलिए हमने टोटल एक्सपेंडिचर हमने बुक करना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड में। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 2 लाख का है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया है 4216 में। नेक्स्ट चेक दिया गया है 8,500 का, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, डेबिट किया जाएगा 2216 में। नेक्स्ट चेक दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग 46,500 का, डेबिट किया जाएगा 4216 में। नेक्स्ट चेक की पेमेंट देखिए, पेमेंट टू सेंट्रल स्टोर डिवीजन फॉर स्टोर टू बी डायरेक्टली सप्लाइड टू वर्क रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो अब वर्क अब्स्ट्रैक्ट की क्लास को याद करिए। जब हम अदर डिवीजन को वर्क के लिए एडवांस देते थे, तो वर्क एडवांस सब एड को क्रिएट करते थे। इससे हमें पता चलता है कि जब भी वर्क को डायरेक्टली मटेरियल सप्लाई करने के लिए एडवांस दिया जाएगा, तो वो इस वर्क कंसर्न में ही डेबिट किया जाएगा सब एड वर्क एडवांस क्रिएट करके। तो इस केस में देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर हेड 4216 है, तो उसमें डेबिट कर दिया जाएगा 26,000 को, और चेक की अमाउंट भी 26,000 ही है, उसको भी राइट साइड में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चेक की अमाउंट देखिए, पेमेंट टू सेंट्रल स्टोर डिवीजन फॉर स्टोर टू बी डायरेक्टली सप्लाइड टू वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो कैपिटल हेड 4202 में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट चेक की पेमेंट है परचेज ऑफ सर्विस पोस्टेज स्टैम्प, डेबिट किया जाएगा 2059 में। नेक्स्ट चेक पेमेंट है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, डेबिट किया जाएगा 2059 में। नेक्स्ट देखिए सैलरी बिल की ट्रांजैक्शन दी गई है, सैलरी ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ, ग्रॉस अमाउंट दी गई है 54,600, तो ग्रॉस अमाउंट को डेबिट किया जाएगा 2059। अगर इसकी फुल क्लासिफिकेशन हम रिमाइंड करें तो 2059 पीडब्ल्यू यानी कि पब्लिक वर्क्स, उसके बाद सब मेजर हेड आएगा जनरल, उसके बाद माइनर हेड आएगा डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इसकी अमाउंट को बुक किया जाएगा। उसके बाद आ गई है डिडक्शंस, जीपीएफ की 8009 में क्रेडिट की जाएगी। इनकम टैक्स की डिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर तो आप सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में हो तो आपने 0021 में इसको क्रेडिट करना है, और अगर स्टेट पीडब्ल्यूडी के अकाउंट पर पे कर रहे हो तो 8658 में इसको क्रेडिट करना है। नेक्स्ट है जीआईएस 8011 में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की रिकवरी है 0210 में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद मोटर कार एडवांस की रिकवरी है 7610 में क्रेडिट किया जाएगा। लाइसेंस फीस की रिकवरी 0216 में क्रेडिट की जाएगी। उसके बाद रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट है लीव सैलरी की। तो देखिए ओवर पेमेंट की जब भी रिकवरी की जाती है तो एक्सपेंडिचर की रिडक्शन करनी होती है। तो जब लीव सैलरी पे की गई होगी तो 2059 से की गई होगी, तो अब 2059 को ही क्रेडिट कर देना है। अब आपने इसकी चेक की अमाउंट को कैलकुलेट करके राइट साइड में जो चेक का कॉलम बना रखा है उसमें जरूर लिख लेना है, ताकि टोटल करने में आसान हो जाए। तो 54,600 में से सारी की सारी डिडक्शन को माइनस कर लीजिए और चेक की अमाउंट को राइट साइड में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए पेमेंट की गई है चेक से इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क आउटले ऑन डिपॉजिट वर्क 60,000,
डेबिट करेंगे 8443 में। 8443 में डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि पहले जो डिपॉजिट आया था हमने 8443 में क्रेडिट किया हुआ है। अब उस डिपॉजिट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो उस डिपॉजिट से ही करना है, तो इसलिए उस डिपॉजिट में हम इसको डेबिट कर लेंगे। अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंटल चार्जेस लगाने होते हैं टोटल वर्क डन में। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लिखा गया हो इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क आउटले ऑन डिपॉजिट वर्क, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो इस 60,000 पर आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख या 1 लाख से अबव के अकॉर्डिंग जितने डिपार्टमेंटल चार्ज हैं वो लगाने हैं। इसी अमाउंट पर 60,000 पर ये चार्जेस लगने हैं। आपने एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंटल चार्जेस जो एक महीने में एडिशन हुई है वर्क में उस पर लगते हैं, यानी कि जो इस ट्रांजेक्शन में दी गई है वर्क आउटले ऑन डिपॉजिट वर्क 60,000 की, इस पर लगने होते हैं। पर ड्यूरिंग द मंथ हमने डिपॉजिट वर्क के लिए मटेरियल भी इशू किया हो सकता है, तो उस मटेरियल की कॉस्ट को भी इसमें प्लस करना होता है। तो मान लीजिए 5,000 का हमने मटेरियल इस डिपॉजिट वर्क को और इशू किया है, तो 60,000 प्लस 5,000 65,000 पर डिपार्टमेंटल चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पेमेंट देखिए की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई स्कूल बिल्डिंग 93,000, तो 4202 में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है एडिशन एंड अल्टरेशन टू द ऑफिस ऑफ पीडब्ल्यूडी 2059 में डेबिट किया जाएगा। एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ इनकम टैक्स बिल्डिंग 4059 में डेबिट किया जाएगा। चेक की अमाउंट को साथ साथ चेक वाले कॉलम में लिखते जाना। एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग 4202 में डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्टर बिल दिया गया है, पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इनकम टैक्स बिल्डिंग, डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ सीमेंट ₹8,000 इशूड फ्रॉम स्टॉक, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, इनकम टैक्स 2%। तो इसमें देखिए चेक की अमाउंट दी गई है 39,750। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए पहले टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ सीमेंट रिकवर की गई है, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% रिकवर किया गया है, उसके बाद 2% इनकम टैक्स रिकवर किया गया है। अब सबसे पहले आपने 39,750 में 8,000 को प्लस कर लेना है, आपका आ जाएगा 47,750। अब टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है ताकि वर्क अकाउंट में डेबिट किया जा सके। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए चेक की अमाउंट में पहले 8,000 को प्लस कर लीजिए, 47,750 आएगा। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स भी रिकवर किया गया है, तो उनको भी इनमें जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल देखें तो 2.5 और 2 4.5% हो गया है। तो इसका मतलब 47,750 जो है 95.5% अमाउंट है। तो 47,750 को मल्टीप्लाइड करेंगे 100 के साथ और डिवाइडेड बाय करेंगे 95.5, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगी 50,000 की। तो 50,000 को पहले डेबिट करेंगे 4059 में। अब आप कॉन्ट्रैक्टर के बिल को याद कीजिए, जब हम कॉन्ट्रैक्टर बिल बनाते थे तो जब भी हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिकवर करनी होती थी तो हम 8A में इसकी एंट्री पोस्ट करते थे। 8A में एंट्री पोस्ट करने का मतलब है वर्क एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। तो देखिए वर्क एक्सपेंडिचर को हमने बुक किया है 4059 हेड में, तो अगर रिड्यूस करना है तो इसको ही क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करेंगे 4059 में 8,000 को। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% डिडक्ट करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 का है, उस पर 2.5% कैलकुलेट करेंगे 1,250 आएगा। तो इसको क्रेडिट करेंगे 8443 में। इनकम टैक्स 2% है, वो भी 50,000 पर हम कैलकुलेट करेंगे 1,000 आएगा। सेंटर पीडब्ल्यूडी में हो तो 0021 में क्रेडिट करिए, स्टेट पीडब्ल्यूडी में हो तो 8658 में 1,000 क्रेडिट करिए। अब चेक की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। चेक की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 50,000 में पहले 8,000 माइनस करिए, फिर 1250 माइनस करिए, फिर 1,000 माइनस करिए।
तो वो आपका आ जाएगा 39,750। इसको चेक अमाउंट वाले कॉलम में लिख लीजिए ताकि टोटल करने में इजी हो जाए। नेक्स्ट फिर से कॉन्ट्रैक्टर बिल है हमारे पास, पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज बिल्डिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5%, इनकम टैक्स 2%, वाटर चार्जेस 1200। तो 37,000 चेक की अमाउंट दी गई है। फिर से हम 37,000 में 1200 को प्लस करेंगे, इसका मतलब 95.5% अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। और पहले के कॉन्ट्रैक्टर बिल की तरह ही हम ग्रॉस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। जो 40,000 आएगी उसको 4202 में डेबिट कर लेना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 40,000 पर कैलकुलेट करके 1000 आएगा, क्रेडिट कर लेंगे 8443 में। उसके बाद इनकम टैक्स 0021 या 8658 में क्रेडिट करेंगे। उसके बाद वाटर चार्जेस, तो वाटर चार्जेस 1200 दिए गए हैं, ये 0059 में क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फिर से फाइनल बिल दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर का, तो इसमें लिखा गया है एनुअल रिपेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल दी गई है 1,20,000 की। उसके बाद दिया गया है रिकवरीज क्रेडिटेबल टू वर्क, 8A वाली एंट्रीज है 2000। उसके बाद रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर हेड्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स दिया गया है। इसका मतलब नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल टोटल एक्सपेंडिचर है, उसको डेबिट करेंगे 2216 में। उसके बाद जो वर्क से रिलेटेड रिकवरीज है उसको क्रेडिट करेंगे 2216 में ही। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट 8443 में, इनकम टैक्स की रिकवरी क्रेडिट कर देंगे 0021 या 8658 में। इसके बाद देखिए चेक की अमाउंट कैसे निकालनी है। तो चेक की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 1,20,000 में 2000 माइनस करिए, फिर 12,000 माइनस करिए, फिर 2400 को माइनस करके चेक की अमाउंट वाले कॉलम में पोस्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए वर्क आउटले ऑन डिपॉजिट वर्क ऑफ CBSE, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क 50 लाख। तो हमें पता चला कि 1 लाख से ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो डिपार्टमेंटल चार्जेस उस हिसाब से लगाने हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेड एंड पेड ड्यूरिंग द मंथ 1,40,000। और डिपॉजिट वर्क से रिलेटेड काम है तो इसको डेबिट करेंगे 8443 में। उसके बाद देखिए सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है, तो सिक्योर्ड एडवांस भी डिपॉजिट से ही देंगे तो डेबिट करेंगे 8443 से ही। उसके बाद देखिए रिकवरी ऑफ मटेरियल इशूड डिपार्टमेंटली, तो जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल को रिकवर करना है तो वर्क की कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। तो वर्क की कॉस्ट हमने डेबिट की हुई है 8443 में, तो इसको रिड्यूस करना है डेबिट से ही। स्क्रीन पर गलत लिखा गया है। अब देखिए जो 8443 है उसको डेबिट भी लिखते हैं और क्रेडिट भी लिखते हैं। अगर हमने इसको रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट लिखकर 8443 में पोस्ट कर दिया तो हमारा क्रेडिट का बैलेंस जो है बढ़ जाएगा, पर हमने डेबिट बैलेंस जो है कम करना है। तो डेबिट बैलेंस कम करने के लिए हमें 20,000 जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको माइनस डेबिट 8443 करना पड़ेगा, ताकि जब हम टोटल करें तो 1,40,000 प्लस 10,000 और माइनस 20,000 हो जाए। तो इसलिए आप इसको क्रेडिट 8443 की जगह माइनस डेबिट 8443 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर हेड्स, इनकम टैक्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, पहले ही हम बता चुके हैं तो वो आप ऐसे क्रेडिट कर दीजिएगा। तो अब चेक की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। चेक की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 1,40,000 में पहले प्लस करिए 10,000, फिर माइनस करिए 20,000, उसके बाद माइनस करिए 2,800, उसके बाद 14,000। तो चेक की अमाउंट कैलकुलेट करके चेक वाले कॉलम में लिख लीजिएगा। अब स्क्रीन पर देखिए हमारे पास पार्ट ई आ गया है, चेक की पेमेंट्स वाला डी पार्ट खत्म हो गया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। टूल्स एंड प्लांट ऑफ ए वर्क सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे पास अमाउंट कोई भी नहीं आती है, तो हमने उसको पोस्ट करना होता है मिसलेनियस वर्क एडवांस सब हेड में। तो इसकी फुल क्लासिफिकेशन हम आपको बता देते हैं। 2059 पब्लिक वर्क, जनरल, सस्पेंस, मिसलेनियस वर्क एडवांस। तो टूल एंड प्लांट की मूवमेंट के लिए 2059 को क्रेडिट करेंगे।
क्योंकि जब टूल एंड प्लांट्स परचेज किया होगा तो डेबिट किया गया होगा 2059, तो अब क्रेडिट किया जाएगा। और जो अमाउंट हमारे पास नहीं आई है उसको सस्पेंस एंड मिसलेनियस वर्क एडवांस में डेबिट करेंगे, तो डेबिट 2059 अमाउंट्स के लिए है। उसके साथ ही रेडिंग में नोट देख लीजिए, सुपरविजन चार्जेस ओनली इफ सोल्ड ऑन बुक वैल्यू। तो हमने इस पर सुपरविजन चार्जेस कैलकुलेट नहीं किए हैं, हमने अज्यूम किया है कि बुक वैल्यू पर सोल्ड नहीं किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया होता है कि कैश रिसीट्स रियलाइज्ड ड्यूरिंग द मंथ रिमिटेड टू बैंक। तो जितनी भी कैश रिसीट्स होगी उनका टोटल लगा के 8782 में आपने डेबिट कर देना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल कैश रियलाइज्ड रिमिटेड टू बैंक। और उसके बाद देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि लिखते हैं कि डिपॉजिट चेक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, स्पेसिफिकली बता देंगे कौन सा वाला, और बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो हमारे केस में देखिए 900 का इन्होंने अमाउंट भी दे दिया है, तो इस 900 को 8782 में डेबिट करना है। तो अब इस चेक की अमाउंट को हमने पहले भी बताया था, एक तो इसने ओपनिंग बैलेंस में से माइनस होना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में ही पड़ा हुआ है 900 वाला चेक। पार्ट जी देखिए ट्रांसफर एंट्रीज है। 20 एम्प्टी स्टील रिसीव्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग वर्क से मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग वर्क को स्टील ट्रांसफर की गई है। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग का वर्क एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का वर्क एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और अब देखिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल बिल्डिंग हो, दोनों ही मेजर हेड गवर्नमेंट के फंक्शन मेडिकल से संबंधित है, तो दोनों का हेड 4210 ही आएगा। स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर गलत हेड चूज कर लिया गया है, फिर भी हमारा मंथली अकाउंट का बैलेंस टैली कर रहा है। तो इससे आपको पता चलता है कि हेड अगर हम गलत भी लिख लेंगे तो भी टोटल जो है मैच हो जाएगा। और इस टोटल के मैच होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा मंथली अकाउंट सही हो गया है। अगर क्लासिफिकेशन सही की गई होगी तभी मंथली अकाउंट सही होगा। इस ट्रांजेक्शन में हमने डेबिट भी 4210 को करना था और क्रेडिट भी 4210 को ही करना था। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री है स्टोर वैल्यूइंग ₹8000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग वर्क का एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्रेडिट करेंगे 4216 को। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, तो 4210 को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट देखिए 1 एम्प्टी स्टील ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ निर्माण भवन टू मेंटेनेंस ऑफ अदर ऑफिस बिल्डिंग। तो डेबिट भी 2059 होगा और क्रेडिट भी 2059 होगा। उसके बाद जब आप देखोगे 8443 लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड बुक में, तो वहां पर लिखा गया है कि 3 साल से ज्यादा अगर इस हेड में कोई अमाउंट पड़ी रहती है, डिपॉजिट पड़ा रहता है, तो उसको रेवेन्यू हेड में शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है अनक्लेम डिपॉजिट फॉर कंप्लीट अकाउंट ईयर एज ऑन 31 मार्च 2019 टू बी एडजस्टेड। तो इसके लिए आप पंजाब ट्रेजरी रूल में डिपॉजिट चैप्टर को भी रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है जब भी 3 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद जब भी 31 मार्च आता है उस टाइम इसको ट्रांसफर करना होता है। तो 50,000 डिपॉजिट है, इसको क्रेडिट करेंगे 0059 में और डेबिट कर लेंगे 8443 से। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री है एडजस्ट द बैलेंस ऑफ ₹2000 आउटस्टैंडिंग अंडर मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट अनक्लेम्ड मोर देन 3 ईयर। तो सेम वही है, 0059 में क्रेडिट होगा, 8443 में डेबिट होगा। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री है received 3 empty cement for stock of ₹1000 per empty पेमेंट yet to be made। तो देखिए स्टॉक आया है हमारे पास, तो स्टॉक बुक करने के लिए 2059 को डेबिट करेंगे और पेमेंट हमने नहीं की है तो क्रेडिट कर देंगे 8658 को। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री देखिए सीमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टॉक बट डेबिट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड। सेम वही एंट्री है, स्टॉक ले लेंगे 2059 डेबिट करके और पेमेंट नहीं की है 8658 क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए ट्रांसफर एंट्री है अकाउंटेंट जनरल या अकाउंट ऑफिसर से मेमो रिसीव्ड इंडिकेटिंग दैट
पेमेंट हैज बीन मेड टू DGS&D फॉर सीमेंट परचेज्ड फॉर स्टॉक इन मार्च 2019। तो देखिए 8658 भी डेबिट में भी लिखना होता है, क्रेडिट में भी लिखना होता है। तो पहले जब हमने पेमेंट नहीं की थी तो क्रेडिट किया था 8658 को, तो जो हमने क्रेडिट किया था अब उसको खत्म करना है, तो माइनस क्रेडिट 8658 करेंगे पहले, और उसके बाद अगर आप सेंटर PWD के अकाउंट बना रहे हो तो 8658 में क्रेडिट भी करना है, और अगर स्टेट PWD के अकाउंट बना रहे हो तो 8782 को क्रेडिट करना है। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि माइनस क्रेडिट करने के बाद फिर से क्रेडिट क्यों किया है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जो इन दोनों में सब एड्स हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, एडवाइस रिसीव्ड फ्रॉम द पे एंड अकाउंट ऑफिसर दैट ₹20,000 हैव बीन paid to the Cement Corporation of India through DGS&D for 9 MT of cement supplied to the division earlier for the stock। तो सेम वही एंट्री है, माइनस क्रेडिट करेंगे 8658 को, और स्टेट में हो तो 8782 को क्रेडिट भी करना है और 8658 को क्रेडिट करना है अगर सेंटर PWD में हो तो। नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री देखिए, a sum of ₹150 recovered from a mistri on account of license fees has been wrongly credited to maintenance work of a primary school। तो देखिए लाइसेंस फीस रिकवर की गई थी पर उसको क्रेडिट कर दिया मेंटेनेंस वर्क ऑफ प्राइमरी स्कूल के। तो सबसे पहले दोनों के हेड देखते हैं। जो लाइसेंस फीस होती है वो 0216 में क्रेडिट होनी होती है, और मेंटेनेंस वर्क ऑफ ए प्राइमरी स्कूल का हेड 2059 होगा। तो जब हमने रॉन्गली क्रेडिटेड किया था वो किया था क्रेडिट किया था 2059 को, तो अब इसको रिवर्स करना है। पहले क्रेडिट करेंगे 0216 को और डेबिट कर देंगे 2059 को। तो इस तरह से करेक्शन कर दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डिपार्टमेंटल चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट वर्क एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। तो सबसे पहले दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस एंड टूल एंड प्लांट चार्जेस। तो अगर तो कॉस्ट 1 लाख तक है तो 23.25% लगेंगे, और अगर 1 लाख से ऊपर है तो 11.50% चार्जेस लगेंगे। ऑडिट एंड अकाउंट चार्जेस दोनों केसेस में सेम है 0.25%। पेंशनरी चार्जेस भी दोनों केसेस में सेम है 0.25%। अब समझ लीजिए कि इनको क्रेडिट किन हेड में करना है रिकवर करने के बाद। तो देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस एंड टूल एंड प्लांट चार्जेस है उनको 0059 में क्रेडिट करना होता है। ऑडिट एंड अकाउंट चार्जेस को 0070 में क्रेडिट करना होता है। पेंशनरी चार्जेस को 0071 में क्रेडिट करना होता है। अब देखिए जब हमने क्रेडिट कर देना है इन हेड्स में तो कहीं से हमने रिकवर भी तो करने हैं, तो जो डिपॉजिट हमारे पास पड़ा हुआ है उसमें इसको डेबिट करेंगे। तो इन चार्जेस का जो टोटल आएगा उसको डेबिट कर देना होता है 8443 में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, स्टोर वैल्यूइंग ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक, स्टोर्स वैल्यूइंग ₹5000 रिसीव्ड फॉर स्टॉक फ्रॉम अनदर डिवीजन ऑफ PWD to whom payment was made in advance in previous month। तो पहले स्टॉक को रिसीव करेंगे 2059 में डेबिट करेंगे, और पिछले महीने में जो हमने पेमेंट एडवांस की थी तो 2059 को डेबिट किया गया होगा, अब उसको क्रेडिट कर देना है। पार्ट एच में देखिए समरी ऑफ स्टॉक इशूड ड्यूरिंग द मंथ दिया गया है। तो स्टॉक समरी होती क्या है, तो देखिए जब भी डिपार्टमेंटल स्टोर से स्टॉक को इशू किया जाता है एक कंप्लीट मंथ की स्टॉक समरी तैयार करके उसकी पोस्टिंग की जाती है। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन देखिए, इशूड सीमेंट टू वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, डेबिट किया जाएगा 2216 में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मटेरियल इशूड टू CBSE वर्क, डेबिट किया जाएगा 8443 में, क्योंकि हमें पता है CBSE वर्क डिपॉजिट वर्क है, ऊपर ट्रांजैक्शन से पता चला है। अब एक बात और देख लीजिए, पहले हमें पता चला था कि जो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन थी वो दी गई थी ऊपर, और यहाँ पर दे दिया गया है मटेरियल इशूड टू डिपॉजिट वर्क यानी कि CBSE वर्क। तो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन प्लस ये वाली अमाउंट, जो अमाउंट आएगी उस पर डिपार्टमेंटल चार्जेस लगाने हैं।
कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर जनरल पूल, डेबिट किया जाएगा 4059 में। स्टील इशूड फ्रॉम स्टॉक फॉर हाई कोर्ट बिल्डिंग, डेबिट किया जाएगा 4059 में। शॉर्टेज ऑफ 2 बैग सीमेंट डिटेक्टेड ड्यूरिंग सरप्राइज चेक ऑन 15 दिसंबर, द इशू रेट इज 1200 पर एमटी, तो डेबिट किया जाएगा 2059 में। अब देखिए स्टॉक समरी है, तो इन सभी हेड्स जिनको हमने डेबिट किया है इसके लिए स्टॉक को इशू किया गया है। जहाँ स्टॉक की शॉर्टेज आई है तो स्टॉक को हमने डिक्रीज भी तो करना है अपने स्टोर में से, तो उसके लिए हमने या तो अलग अलग एंट्री में हम इसको क्रेडिट कर देते 2059 को, और जहाँ इन सबका टोटल लगा के जो हमने लगाया है 1,13,120 और क्रेडिट कर दिया है 2059 को। अब देखिए हमने सारी की सारी क्लासिफिकेशन कर ली है, तो अब जब हमने कैलकुलेशन शीट प्रिपेयर करनी है तो हमने सभी मेजर हेड जिनमें हमने क्लासिफिकेशन की है उनको शीट में लिख लेना है, और फर्स्ट एंट्री से शुरू होकर जिस जिस हेड की अमाउंट आती जा रही है उसमें पोस्ट करते जाना है, और लास्ट में उनका टोटल लगाकर उसको मंथली अकाउंट में पोस्ट कर देना है। तो आज की क्लास में हमने मंथली अकाउंट को प्रिपेयर करना सीख लिया है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपको मंथली अकाउंट अच्छे से समझ आया या नहीं आया, और क्या इसके लिए और भी क्लासेस लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और लेक्चर अच्छे से समझ आया तो इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।